हे दोस्तों, जून 2007 एम्स्टर्डम की एक नॉर्मल सा संडे जो लोग ट्यूसडे आने तक भूल जाते हैं वैसा ही संडे था। एक प्यारे से घर में जहाँ फ्रेंच डोर्स लगे हुए थे, व्हाइट कर्टन्स लगी हुई थी, जिस घर के बाहर एक प्यारा सा गार्डन था जिसकी खुशबू हर हवा के साथ घर के अंदर आ रही थी। सूरज की रोशनी उसके लिविंग रूम पे पड़ रही थी और वहीं पे बैठी हुई थी एना अपनी फेवरेट चेयर पे एक आर्टिकल पे काम करते हुए। नाउ एना जो थी वो एम्स्टर्डम की वन ऑफ द लार्जेस्ट साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन की एक बोर्ड मेंबर थी जिनका काम काफी हेक्टिक था। तो वही काम वो घर पे लेके आ गई थी जिसके ऊपर वो फोकस करने की कोशिश कर रही थी। 3 बार उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ लिया था बट अभी भी उन्हें उस आर्टिकल की बातें समझ नहीं आ रही थी। आएगी कैसे? क्योंकि उनका फोकस कभी उन बर्ड्स की आवाजों पे जाता जो खिड़की से आ रही थी, तो कभी उन बच्चों की खेलने की आवाजें जो पड़ोस में पूल में खेल रहे थे। कभी वहां से हटके उनका ध्यान अपने 12 साल के लड़के पे चले जाता जो सोफा पे आराम से बैठ के संडे को चिल कर रहा था। ऊपर के फ्लोर पे उनकी बेटी गाना गा रही थी जिसकी आवाज नीचे तक आ रही थी। और यही सारी चीजों के बीच में एना अपने फेवरेट चेयर पे बैठ के जर्नल के आर्टिकल पे काम करने की कोशिश कर रही थी। बट काम के बीच बीच में एक बात उनके दिमाग में बार बार आ रही थी कि मेरा हस्बैंड आखिर गया कहाँ। सुबह से ही उनका हस्बैंड किसी काम के लिए बाहर निकल गया था। कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं और कुछ घंटे बीत चुके थे। हैना ने कई बार फोन भी किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। जिसके बाद हैना ने अपने बच्चों से पूछा भी कि डैड कहाँ गए हैं। तो बच्चे ने कहा कि पता नहीं, पर डैड बड़े अच्छे मूड में थे। उन्होंने हम दोनों को बहुत अच्छे से जोर से हग किया और वो निकल गए और बताया नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। बट आई एम श्योर वो जल्दी आते ही होंगे। इसके कुछ देर बाद भी हैना ने अगेन कॉल करने की कोशिश करी बट कॉल नॉट रीचेबल था। फाइनली दोपहर के 3:30 बजे उनके दरवाजे की घंटी बजी। हैना ने जैसे ही दरवाजा खोला 2 पुलिस ऑफिसर्स उनके सामने खड़े थे। क्या आप मिसेस विलियम्स हैं? हैना ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ मैं मिसेस विलियम हूँ। क्या हुआ? हैना का सीना थोड़ा भारी सा हो गया था। पुलिस ऑफिसर्स ने कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं? आपके हस्बैंड के बारे में कुछ बात करनी है। हैना कंफ्यूज थी बट उन्होंने पुलिस वालों को अंदर बुलाया और वो बैठ गई। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने एक दूसरे को देखा। उनमें से सीनियर ऑफिसर ने बोलना स्टार्ट किया कि मैम आई एम सो सॉरी टू से बट आज दोपहर 1 बजे के आसपास आपके जो हस्बैंड है उन्होंने इस सिटी के जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है उससे छलांग लगा के अपनी जान दे दी है। नो ये न्यूज जैसे ही हैना के कान में पड़ी कुछ देर के लिए जैसे लगा वक्त थम सा गया है। हैना की सांसें रुक सी गई। कुछ सेकंड बाद उन्होंने घबराते हुए तेज सांस लेना शुरू कर दी। उनकी बॉडी में कपकपी छूटने लग गई, पसीने छूटने लग गए। उस टाइम पे मानो वक्त थम सा गया। वो सारी आवाजें जो सुनाई दे रही थी वो सुनाई देना बंद हो गई। हैना का दिल कर रहा था कि वो चिल्लाए, रोए, जब वहां से भाग जाए। वो शायद चिल्लाने ही वाली थी बट तभी उनका ध्यान अपने 2 बच्चों पे गया जो खुद ये बात सुनने के बाद शॉक में आ चुके थे और हैना की तरफ देख रहे थे रोता हुआ फेस बना के। हैना ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला बट बहुत संभालने के बाद भी वो अपने आप को नहीं संभाल पाई। देखो दोस्तों, हैना के हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में आएगा बट उससे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि इसके बाद हैना के साथ क्या हुआ। क्योंकि आपने ये बात तो सुनी होगी, जो लोग चले जाते हैं तकलीफ उनकी नहीं होती है, तकलीफ कई बार उनकी होती है जो पीछे छूट जाते हैं। और हैना के साथ इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई है जो मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरे दुश्मन के साथ भी हो। लेकिन हैना की इस कहानी के पीछे बहुत पावरफुल कुछ लेसन्स भी छुपे हैं जो आपकी लाइफ में आपको सुपर नेचुरल बनाने की ताकत रखता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो ह्यूमन माइंड कितना पावरफुल है ये समझना चाहता है और उसे खुद अपनी लाइफ में यूज करना चाहता है, तो आज की इस कहानी को आप जरा भी मिस मत करना। इसके पीछे के वो 5 लेसन आपको बताएंगे कि कैसे आप एक सुपर नेचुरल इंसान बन सकते हो जो ऐसे काम कर पाए जिसे साइंस भी देख के शॉक हो जाती है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। नाउ इंसिडेंट के बाद कई दिन बीत गए बट एना का दिमाग आज भी वही स्पीड में चलने लग गया। वो एक साइकेट्रिस्ट थी, उन्हें पता था कि उनके दिमाग में जो चीजें चल रही है वो सही नहीं है बट फिर भी वो चाह कर भी उन यादों को भुला नहीं पा रही थी। बार बार जब उनकी मेमोरी ट्रिगर हो रही थी तो अचानक से उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती, उनके आंखों के प्यूपिल्स वाइडन अप हो जाते, उनकी ब्लड में ग्लूकोज का फ्लो बढ़ जाता, उनकी एनर्जी डाइजेशन से हटके एक अलार्म की तरह पूरे बदन में फैलने लगती। और यही होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम, जो लोगों को स्ट्रेस वाली सिचुएशन में फाइट या फ्लाइट मोड पे डाल देता है ताकि वो उस सिचुएशन से भाग सके या लड़ सके। हैना का स्ट्रेस बार बार उनके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा था। ना ये सारी चीजें कुछ मिनट के लिए हो, कुछ घंटे के लिए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बट अगर ये चीज बार बार होने लग जाए लंबे टाइम के लिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ना ये वाली चीज भी हैना को पता थी बट फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और करती कैसे? उनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस थे कि क्या मैं एक खराब वाइफ थी? मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा छोड़ के क्यों चले गए? क्या उन्हें अपने बच्चों की जरा भी फिक्र नहीं थी? कौन सा ऐसा प्रेशर था कि उन्होंने अपनी जान ले ली? ऐसे ही कई सारे इमोशंस उनके अंदर भरने लग गए। कभी ग्रीफ, कभी जजमेंट, कभी गुस्सा, कभी सैडनेस, डिप्रेशन, लाचार फील करना, ये सारे इमोशंस उनके अंदर भरने लग गए और वो इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह उनको एक ऐसे स्टेट में लेके जाने लगे जो उनके माइंड और बॉडी को प्रॉब्लम में डालने लगा। क्योंकि कई बार लोग ये नहीं समझते हैं कि जितनी भी बार आप पुरानी यादों को याद करते हो तो हमारा दिमाग कई बार वो समझ नहीं पाता है कि ये फेक है या रियल।
वो अगेन अपने बॉडी में ऐसी केमिकल्स निकालता है जैसा रियल में हो रही हो वो चीज अगेन एंड अगेन। है ना, इन फीलिंग्स में इतना ज्यादा रहने लग गई। जब भी कोई आता उनसे पूछता कि तुम इतनी सैड क्यों हो, तो वो वापस से उसी स्टोरी को बताती कि क्या क्या उनके साथ हुआ, और वो स्टोरी बताते बताते वो वापस से उसी स्टेट में चले जाती। उनका स्ट्रेस लेवल वापस से बढ़ जाता, जैसे मानो वो पूरा इंसिडेंट वापस से हो गया हो या अभी अभी हुआ हो। और जो भी फीलिंग्स आपके अंदर ज्यादा रहना स्टार्ट होती है, जब आप ज्यादा फील करना स्टार्ट कर देते हो सेम फीलिंग्स बार बार, तो वही आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। वही फीलिंग्स आपका घर बन जाता है, जिसमें कितना भी टॉर्चर क्यों ना हो रहा हो आप उसे छोड़ नहीं सकते। ऐसा ही कुछ हैना के साथ भी हो रहा था। ये जो नेगेटिविटी का हाई था, हैना कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उसकी एडिक्ट बन चुकी थी। वो उसे छोड़ना चाह रही थी बट वो उन फीलिंग्स को छोड़ नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी मेंटली और फिजिकली बिखरने लगी। 9 महीने बाद 21 मार्च 2008 को जब हैना सुबह उठी तो उन्होंने रियलाइज करा कि उन्हें उनके पैर फील ही नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर के पास गई तो पता चला उनको वेस्ट डाउन से नीचे से पैरालिसिस हो गया है। उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई इंजरी नहीं थी। डॉक्टर ने जब टेस्ट किया तो उन्होंने इसे कहा न्यूराइटिस। बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स था, जहाँ पे उनकी खुद की इम्यूनिटी उनके नर्व्स को अटैक कर रही थी, स्पेशली लोअर स्पाइन्स के नीचे, और इस वजह से उनको पैरालिसिस हो गया था, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके कांस्टेंट स्ट्रेस में रहने की वजह से हो रहा था। उन्होंने 6 हफ्ते हॉस्पिटल में बिताए, जहाँ पे उनको कॉर्टिसोल स्टीरॉइड्स दिए गए। इसका हैवी डोज दिया गया, जिसकी वजह से उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अलग से उनका ट्रीटमेंट चला। 2 महीने तक वो हॉस्पिटल में रही, जहाँ पे लिटरली वो कुछ भी चीज खुद से नहीं कर पाती थी। ना चलना, ना उठना बैठना, यहाँ तक कि बाथरूम जाना भी उनके कंट्रोल में नहीं रहा। 2 महीने बाद वो जब हॉस्पिटल से छोड़ा गया तो उनका एक पैर अभी भी नम था। वो जैसे तैसे खड़े हो जाती थी, बट अभी भी कई बार वो अपनी टॉयलेट तक कंट्रोल नहीं कर पाती थी। ये सारी चीजों ने उनका स्ट्रेस लेवल और बढ़ा दिया था। घर पे आने के बाद वो बच्चों का क्या खुद का ख्याल नहीं रख पा रही थी, इसीलिए फिर उनकी जो मॉम थी उन्होंने उनकी मदद करना स्टार्ट कर दी। बट ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ना। ये सारे रीजन की वजह से हैना का जॉब जा चुका था, वो जॉब नहीं कर रही थी। और इसी दौरान उनको पता चला कि उनके जो हस्बैंड थे, जो एक सक्सेसफुल लॉयर थे, एक्चुअल में उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था, जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं था। लेकिन अब उन कर्जे को खत्म करने की भी जिम्मेदारी हैना पे आ चुकी थी। ये सारी चीजें स्ट्रेस उनको और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल रही थी, जिसका रिजल्ट अब उन्हें एक सेकंड ऑटो इम्यून की कंडीशन हो गई, एक और बीमारी जिसे अल्सरेशन बोलते हैं। उनके मुंह के अंदर बेसिकली छाले बनने लग गए, और इतने बुरे छाले जो इसोफेगस तक पहुंच रहे थे। अगेन डॉक्टर्स ने उन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और दिए मैनेज करने के लिए, लेकिन और ये सारी दवाएं और दूसरी दवाइयों की वजह से साइड इफेक्ट ये हुआ कि उनके मुंह में जो सलाइवा बनता है वो बनना बंद हो गया, और इस वजह से वो सॉलिड फूड उनका खाना बंद हो गया, और इस चीज ने अल्सरेशन को और बढ़ा दिया। उनको स्वॉलो करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। वो खाना खाती तो उनका सीना जलने लग जाता, और इसके लिए उन्हें और दवाइयां दी गई। आप समझ ही सकते हो कि ये सारी चीजों की वजह से उनकी क्या कंडीशन हो रही होगी। हैना बताती है कि कई बार उनके जो हार्ट रेट है वो 200 तक पहुंच जाता था बिना कुछ करे। कई बार उनको सांस लेने में तकलीफ होती, पसीने निकलने लगते, चेस्ट में पेन होता। क्या फिजिकल पेन है, क्या इमोशनल पेन है, कुछ समझ नहीं आता था। और कई बार इस सारी चीजों की वजह से हैना को ऐसा लगता उनके हस्बैंड ने जो रास्ता चुना, शायद वही रास्ता उन्हें भी चुन लेना चाहिए, क्योंकि इससे बुरा तो उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा उन्हें लग रहा था। बट अभी वर्स होना बाकी था। जनवरी डॉक्टर ने जब उनका टेस्ट करा तो उनको पता चला कि हैना को ट्यूमर हो गया है, इसोफेगस का ट्यूमर। बेसिकली उनको कैंसर हो चुका था। अब उनको एक और नई बीमारी हो गई थी, कैंसर। वो भी कोई नॉर्मल वाला नहीं, खतरनाक कैंसर जो लोगों की जान ले लेगा। नाउ जैसे ही उन लोगों को ट्यूमर के बारे में पता चला, इमीडिएटली उन्होंने कीमोथेरेपी करना स्टार्ट कर दी, जो कि अगेन बहुत पेनफुल था। और कीमोथेरेपी के पहले सेशन के बाद ही हैना का पूरा सब्र टूट गया। एक दिन जब वो घर पे आई बच्चों को स्कूल से छोड़कर, तो वो कमजोरी और प्रॉब्लम्स की वजह से जमीन पे गिर गई और फूट फूट के रोने लग गई। ये उनकी लाइफ का रॉक बॉटम था, बोथ इमोशनली और फिजिकली। उन्हें उठने तक का मन नहीं कर रहा था उस जमीन से, और वो चाह रही थी कि शायद वो उठे भी ना। बट फिर उनका ख्याल उनके बच्चों की तरफ आया। कई बार उन्हें लगता कि शायद उनके बच्चे भी उनके बिना ज्यादा खुश रह लेंगे, बट वो अपने बच्चों को अकेले छोड़ के जाना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए इन सभी नेगेटिव थॉट्स में रोते रोते उन्होंने दिल से एक बार एक दुआ मांगी, प्रेयर किया सिंसियरिटी के साथ कि जो भी ऊपर है, जो मेरी आवाज सुन रहा है, प्लीज मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। मुझे सिचुएशन से बाहर निकलना है, और अगर तुम मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालते हो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी जितनी भी जिंदगी के दिन बचे हुए रहेंगे, उन दिनों को मैं पूरे ग्रेटफुलनेस के साथ जीऊंगी। हर दिन मैं जिंदा रहने के लिए ग्रेटफुल रहूंगी, और मैं दूसरों की भी मदद करूंगी उनकी जिंदगी में उन्हें ग्रेटफुल रहने के लिए। ये सारी बातें उन्होंने ड्रामा करने के लिए नहीं किया था, बहुत ज्यादा होपफुल होने के लिए नहीं, बट पिछले 3 सालों में पहली बार जेन्युइनली ऊपर वाले से मांगते हुए हैना के साथ क्या बुरा हुआ है, उन्होंने उस चीज पे फोकस करने के बजाय इस चीज पे फोकस करना चालू किया कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए और क्या होना चाहिए। और ऊपर वाले से मांगने के बाद उन्होंने सिर्फ मांगा नहीं, उन्होंने एक डिसीजन भी लिया
जो डिसीजन बाकी सभी डॉक्टर्स लोगों को बहुत स्टूपिड लगा, कई सारे रिश्तेदारों को भी स्टूपिड लगा, बट एना को ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर वो ऐसे ही चलती रही, सारी चीजें ऐसे ही आगे बढ़ती रही जैसा बढ़ रही है, तो वो पक्का नहीं बचेगी। और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो डॉक्टर्स के पास जाना बंद कर देगी, कीमोथेरेपी लेना बंद कर देगी। उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट लिया, लेकिन बाकी सारे ट्रीटमेंट्स उन्होंने धीरे धीरे लेना बंद कर दिया। सिंपली उनके जो अपॉइंटमेंट्स थे उन्होंने वो कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया। किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, किसी को कोई परवाह भी नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर, जिन्होंने कंसर्न दिखाया कि वो गलत कर रही हैं, ऐसे तो वो बहुत जल्दी नहीं बचेगी। बट फिर भी हैना ने डिसाइड कर लिया था कि वैसे भी उनके बचने के चांसेस शायद ही है। उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहाँ चल रही है, बट उन्हें ये पता था कि अब इस रास्ते पे तो और नहीं चलना है। नौ, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है तो उसके लिए हमें बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक हम बड़ी चीज़ें अचीव कर ही नहीं सकते। एवरीथिंग हैपन्स ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट इन योर ब्रेन देन इन रियलिटी। अगर आप दिमाग में ही बड़ी चीज़ें नहीं सोच सकते हो तो रियलिटी में आपके साथ बड़ी चीज़ होना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना हो सकता है उतना बड़ा सोचा करो, और ये करने में आपकी एक बहुत पावरफुल बुक है जो आपकी हेल्प करेगा, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। कई बार हमें रियलाइज भी नहीं होता है, लेकिन हम छोटा सोच रहे होते हैं, और कई बार ये प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी लगती है, बट ये छोटी सी प्रॉब्लम कई बार हमारी लाइफ को छोटा बना देती है। इसीलिए अगर आप इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हो तो ये बुक जरूर पढ़ो। बट अगर आप किसी रीजन की वजह से इस किताब को नहीं पढ़ सकते हो, आप ऐसे इंसान हो जो बुक खरीद लेता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, तो आपके लिए एक सोल्यूशन है समरीबोर्ड.in, जहाँ में हमने इस बुक को डिटेल में अच्छे से पढ़ा। इसकी जो सबसे बेस्ट बातें थी जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, उसे हमने समराइज़ किया शॉर्ट में, ताकि कम टाइम में इस बुक की बातें सीख सको। और हमने इसको ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट किया ताकि आप ट्रैवलिंग में, जिम करते वक्त या जैसा भी चाहिए वैसा सुन सकते हो इस बुक की समरी को। प्लस हमने एक स्टेप आगे जाके इसको वीडियो फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर दिया, ताकि आप आराम से टीवी पे या मोबाइल पे से देख के एंजॉय भी कर सकते हो अपनी पूरी फैमिली के साथ। और सिर्फ यही बुक नहीं, ऐसी कई सारी किताबें समरीबोर्ड.in में आपको मिल जाएगी, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन पे। आप अभी जाइए, सब्सक्राइब करिए और इस किताब की बातें सीखना स्टार्ट करिए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मैं आप लोगों के लिए एक पावरफुल चैलेंज भी करने वाला हूँ, जिसकी वर्थ 999 रुपीज़ की है, लेकिन आपको फ्री में मिल जाएगी अगर आप अभी जाके इसे खरीद लेते हो तो। सो गो नाउ, परचेज। चैलेंज के बारे में वीडियो के एंड में आपको मैं बताता हूँ। नाउ ये सारी चीज़ों के कुछ हफ्ते बाद एना के एक फ्रेंड थे जिन्होंने उनको जोई डिस्पेंजा के हेल्थ वर्कशॉप के बारे में बताया, जो बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड होता है। उनकी हिम्मत तो नहीं थी वहां जाने की, बट उनके फ्रेंड ने कहा कि अगर तुम जाके बस वहां पे बैठी भी रहोगी तो भी बहुत है। आई थिंक ये चीज तुम्हारी हेल्प कर सकता है। नाउ एना को थॉट्स, इमोशंस और उसका असर बॉडी पे कितना होता है, ये सारी चीजों के बारे में पता था, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस वर्कशॉप में जाएंगी अपने क्रचेस को लेके। उस रात जोई डिस्पेंजा ने उस वर्कशॉप में बहुत सारी साइंस से रिलेटेड बातें बताई, थॉट से रिलेटेड बातें बताई, इमोशन से रिलेटेड बातें बताई कि कैसे इमोशंस बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं, आपकी जेनेटिक्स तक के अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। उन्होंने एपिजेनेटिक्स से रिलेटेड बातें करी, स्ट्रेस से रिलेटेड केमिस्ट्री की बात करी, उन चीजों के बारे में बताया वर्कशॉप में कि कैसे हमारी बॉडी हमारी मेमोरी और रियलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं समझता है। और यही सारी बातें सुनते सुनते कुछ बातें हैना को हिट होने लगी कि कैसे वही सारी चीजें तो उनके साथ भी हुई है। उन्होंने सोचा कि अगर ये सारी चीजें सच है तो मैंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ खुद के थॉट्स से क्रिएट करी है। ये पैरालिसिस, डिप्रेशन, अल्सर्स, इवन कैंसर, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थिंकिंग थॉट से स्टार्ट हुई है, इमोशन से स्टार्ट हुई है। तो अगर ये कहीं ना कहीं मुझसे ही बनी है तो शायद ये चीज मुझसे ही खत्म भी हो सके। और इसी चीज से रिलेटेड वर्कशॉप में सिखाया भी गया था। वो उस वर्कशॉप में जो मेडिटेशन सिखाए गए थे, एना ने उन्हीं मेडिटेशंस को करना स्टार्ट कर दिया 2 बार दिन में। और जैसे ही उन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट करा, उनको ट्रेमेंडस रिजल्ट्स नहीं दिखे। इनफैक्ट जब उन्होंने करना स्टार्ट किया तो उनसे मेडिटेशन बराबर हो भी नहीं रहा था। उनको बार बार ये प्रोसेस पे डाउट हो रहा था कि सच में कुछ होगा भी कि नहीं होगा। कई बार उनका मन करता कि ये सब फालतू है, नहीं करना चाहिए, बट स्टिल उन्होंने बोला कि चलो करके देखते हैं। और वो कई बार बीमार होती फिर भी करती, कभी मन करता तो करती, कभी मन नहीं करता तो भी करती, क्योंकि यही चीज उन्होंने उस वर्कशॉप में सीखा भी था। जब वो डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट और अपॉइंटमेंट्स मिस करती तो उनकी फैमिली मेंबर्स कई बार उन्हें टोकते कि वो कैसे रेकलेस बिहेव कर रही हैं, और जो सारी बातें फिर उनको और नेगेटिव करती तो वो वापस से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देती। इन मेडिटेशन में एना ने सीखा था कि कैसे वो अपनी बॉडी के ऑटोमेटिक सिस्टम्स के जो सेंटर्स होते हैं उनको कंट्रोल और काम डाउन कर सकती है। कई सारी अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स उन्होंने सीखी अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, जो स्ट्रेस बॉडी में स्टोर है उसको खत्म करने के लिए, अपने हार्ट को स्टेडी रिदम में चलाने के लिए मेडिटेशन करना, जो 2007 के बाद बराबर से उनसे हो नहीं पा रहा था। उन्होंने वॉकिंग मेडिटेशन भी सीखा, जहां चलते चलते मेडिटेट किया जा सकता है उस लाइफ की तरफ बढ़ते हुए जो उन्हें चाहिए। और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग मेडिटेशन वो कर रही थी। इनफैक्ट जितने भी मेडिटेशन उन्होंने सीखे थे जोई डिस्पेंजा से, वो सारी मेडिटेशन वो ट्राई करने लग गई। 1 साल लगातार उन्होंने इन सारी मेडिटेशंस को किया, और 1 साल बाद रिजल्ट्स कुछ खास नहीं थे, बट फिर भी वो करती रही, क्योंकि उन्होंने एक चीज सीखी थी कि अगर जो लाइफ मैंने आज क्रिएट करी है वो एक दिन में नहीं हुई है, उसको भी बनने में कई साल गए हैं।
जो कंडीशंस मैंने बिल्ड करी है वो कई साल की कंडीशनिंग है, तो क्यों ना उसे रिबिल्ड करने के लिए भी कुछ साल तो दिया जाए। और बस इसी एटीट्यूड के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वो मेडिटेशन करते रही। और फिर आया टाइम 2012 न्यूयॉर्क। ये भी एक वर्कशॉप का टाइम था जब वो डीप मेडिटेशन में थी, बट इस बार हमेशा से कुछ हटके हुआ। कुछ मिनट्स के लिए एना ने अपने सभी सेंसेस जो होते हैं उन्हें मानो खोसा दिया। उन्होंने अपने डायग्नोसिस, अपना नाम, उन कुछ पल में सब कुछ उनसे डिटैच हो चुका था। और इसके बाद जो चीज आई वो थी एक बहुत ही बड़ी सर्टेनिटी। कोई विशफुल थिंकिंग नहीं, बट कुछ ऐसा जैसे वो फ्यूचर देख रही हो। उन्होंने अपने आप को देखा कि कैसे वो एक दिन क्राउड के सामने खड़ी है और एग्जैक्ट अपनी जो स्टोरी है वो लोगों के साथ शेयर कर रही है। उन्हें नहीं पता था कि ये चीज सच होगी भी कि नहीं, लेकिन उन पिछले 5 मुश्किल सालों में एना को पहली बार ऐसा लगा कि वो अब ठीक हो जाएंगी। इसके 1 साल बाद सितंबर 2013 में 6 साल बीत चुके थे उस इंसिडेंट को। 21 महीने हो चुके थे कैंसर के डायग्नोसिस को, जिसके बाद एक वापिस से पूरा उनका मेडिकल चेकअप हुआ। बट इस बार कुछ शॉकिंग हुआ। इस चेकअप के रिजल्ट्स ने एना से ज्यादा जिन लोगों को शॉक कर दिया वो थे डॉक्टर्स। उन्होंने देखा कि जो एना का ट्यूमर था वो पूरा गायब हो चुका है। जो उनके ब्लड मार्कर्स थे वो क्लीन आ चुके हैं। इंटरनल डैमेज जो थे, जो उनकी बॉडी के अंदर हो रहे थे, वो ऑलमोस्ट सारे हील हो चुके थे। सिर्फ 2 छोटे ट्रेसेस बचे हुए थे। उनका मुंह अभी भी स्लाइटली इरिटेटेड था, लेकिन जो अल्सरेशन पूरा हो चुका था मुंह के अंदर वो गायब हो गया था। अभी भी उनके मुंह में सलाइवा नहीं बन रहा था, बट उनके अंदर जो इंप्रूवमेंट आया था वो सिर्फ नॉर्मल सा कमबैक नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो बस थोड़ा सा ठीक हो चुकी है, नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि प्रैक्टिकल सेंस में वो एक कंप्लीटली न्यू इंसान बन चुकी है। वो इंसान उस इंसान से बहुत अलग जो उस दिन जमीन पे पड़ी रो रही थी। नई इस रिपोर्ट ने उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की सुनामी ला दी। इसके बाद क्या था, उन्होंने और अच्छे से फोकस के साथ मेडिटेशन, ये सारी चीजें करी। 1 साल बाद एक और लेक्चर के दौरान जब उन्हें रियलाइज हुआ कि कैसे हमारा माइंड, हमारे थॉट्स हमारी बॉडी के जीन्स तक को इफेक्ट करते हैं, तब एना ने रियलाइज करा कि यार मैंने ऑलरेडी अपना कैंसर तो इससे सही करी है, क्यों ना अब अपने मुंह के उस सलाइवा को भी वापस सही करा जाए। वो भी कहीं ना कहीं मेरे से ही हुआ है। और इसके बाद उन्होंने उसके ऊपर फोकस करना चालू किया। एक और वर्कशॉप में फिर उनके साथ क्या हुआ, मेडिटेशन के दौरान ही उनका सलाइवा वापस से मुंह में बनना स्टार्ट हो गया कई साल बाद। और अच्छी बात यह है कि इसके बाद से आज तक वो चीज रुकी नहीं है ना। 2016 में एना ने अपनी ओन थेरेपी इंस्टीट्यूशन को फॉर्म किया, जहाँ पे उन्होंने 20 से ज्यादा प्रैक्टिशनर्स को जॉब दी। आज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी है, एक हेल्दी रिलेशनशिप में है, उनके बच्चों के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने अपना जो स्यूडोनिम यूज करना स्टार्ट किया था अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, अब वो सबको खुल के बताने लग गई है अपनी पूरी स्टोरी। एना विलियम उनका रियल नेम नहीं था। इसके बाद उन्होंने खुद की अपनी एक्चुअल बुक लॉन्च करी अपने एक्चुअल नेम के साथ। उनका नाम था एनॉक बिंडल्स। और ये कहानी उन्होंने पब्लिकली सबके साथ अपनी आइडेंटिटी बताते हुए शेयर करी, क्योंकि उन्हें इतना फेथ और इतनी पावरफुल उनकी खुद की स्टोरी लगी। एक औरत जिसने इतना सब कुछ सहा, बट स्टिल उसने अपनी आइडेंटिटी एक बेबस लाचार औरत वाली नहीं रखी, बल्कि कई साल लगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट औरत, एक पावरफुल औरत की तरह ट्रांसफॉर्म करके दिखाया। और ये स्टोरी सच में इंस्पिरेशन है सभी लोगों के लिए, स्पेशली विमेंस के लिए भी। अब एना की पूरी कहानी से हमें 5 लेसन जो हमें सीखने चाहिए, अगर हम जो चाहिए वो चीज अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो चाहे वो कितना भी सुपरनैचुरल क्यों ना लग रहा हो। उसके लिए सबसे पहली चीज है आस्क सिंसियरली। जब वो फ्लोर पे पड़ी हुई थी, जब उनकी लाइफ का वो उन्होंने रॉक बॉटम हिट कर दिया था, जब उन्हें लग रहा था कि इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता है, तब उन्होंने एक सिंपल सी चीज करी, शी आस्क्ड। उन्होंने मांगना स्टार्ट किया, और ऐसे वैसे नहीं, बल्कि पूरे दिल से और फेथ के साथ। कई बार लोग ये गलती करते हैं, उन्हें जो भी चीज चाहिए वो ऊपर वाले से, यूनिवर्स से मांगते तक नहीं है, स्पेशली तब जब उनके पास एविडेंस ना हो। जब एक इंसान मांगता है तभी ऊपर वाला, यूनिवर्स या फिर लोग उन्हें वो चीजें देते हैं। एना की हीलिंग तब नहीं स्टार्ट हुई जब उन्होंने प्लान करके एक्शंस लिए। उनकी हीलिंग तब चालू हुई जब उन्होंने ऊपर वाले से, यूनिवर्स से मांगा कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। इसीलिए पहला लेसन, अगर आप कुछ भी चीज अचीव करना चाहते हो तो स्टार्ट आस्किंग मोर। सेकंड, एना एक गलती जो बार बार कर रही थी वो ये कर रही थी कि वो अपने गम को, उस डोरबेल वाले इंसिडेंट को बार बार याद कर रही थी। एक बार बार मूवी की तरह उन्हें प्ले कर रही थी अपने दिमाग में, और इस वजह से ही बार बार उनकी बॉडी में स्ट्रेस केमिकल्स निकल रहे थे जो उनको स्ट्रेस में डाल रही थी और उनकी बॉडी को अंदर से खा रही थी। और यही आइडिया, सेंट्रल आइडिया भी है बिकमिंग सुपरनैचुरल इस किताब का। आपकी बॉडी मेमोरी और रियल इवेंट के बीच का कई बार डिफरेंस नहीं जान पाती है, और इसीलिए अगर आप अपने लिए एक न्यू लाइफ क्रिएट करना चाहते हो तो अपनी ओल्ड हैबिट्स को, ओल्ड पैटर्न्स को आपको रिन्यू करना पड़ेगा। थर्ड, एना एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें इसलिए कर पाई जब उन्होंने उनके साथ क्या हुआ है उसके ऊपर फोकस करने के बजाय इस पे फोकस किया कि उन्हें क्या बनना है। कई बार हम जाने अनजाने में अपने रिपीटेड थॉट्स को अपनी आइडेंटिटी समझने लगते हैं, जबकि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक इस किताब में बताया गया है कि लोग ज्यादातर सफर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके साथ बुरा हुआ है, वो इसलिए सफर करते हैं क्योंकि वो अपने हर थॉट को सच मानने लगते हैं और इतनी बार दोहराते हैं कि झूठ भी सच बन जाता है, जो आपको नहीं करना है। रेपिटेशन अवॉइड करो। फोर्थ, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली।
अपनी लाइफ में जो भी बुरी चीजें हुई है, अब्यूसिव रिलेशनशिप या जो भी चीजें आपके साथ होती है, उसे पर्सनली लेना बंद करना। 4 एग्रीमेंट बुक में इसके बारे में बताया गया है। कोई आपको बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप में प्रॉब्लम है। हो सकता है वो सामने वाले एक इंसान की इश्यूज हो। एना के हस्बैंड ने उसकी वजह से सुसाइड नहीं किया। जब उन्होंने चीजों को पर्सनली लेना बंद किया और खुद पे फोकस करके एक्शंस लिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तब जाके चेंजेस आए। और 5th, उस मेडिटेशन को जो उन्होंने दिन में 2 बार करना स्टार्ट किया कई साल तक, जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे, तभी यही तो एक्चुअल होता है द पावर ऑफ हैबिट, जो पावर ऑफ हैबिट किताब में भी बताया गया है। एना का ब्रेक थ्रू कोई एक ग्लोरीफाइड इवेंट नहीं था कि बस कोई एक स्पीच सुन के उनकी जिंदगी बदल गई, या एक पॉडकास्ट सुन के, या एक बुक पढ़ के। नहीं, कई सारे स्मॉल रिपीटेड चॉइसेस थे जो उन्होंने डेली लेना स्टार्ट किए, जो चीज कंपाउंडिंग हुई, और उस कंपाउंडिंग चीज ने ही इतनी बड़ी बड़ी उनके अंदर सुपरनैचुरल रिजल्ट्स क्रिएट करके दिखाए। 2013 का उनका जो स्कैन था, कोई एक एक्शन का मैनिफेस्टेशन नहीं था, वो उस एविडेंस का, ईयर्स ऑफ चेंजेस का रिजल्ट था, जो उन्होंने डेली हैबिट के थ्रू अपने अंदर लाए। वैसे ही मैं आपको भी बोलना चाहूंगा, अगर आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आना चाहते हो, तो वो सिर्फ कोई एक वीडियो से, एक पॉडकास्ट, एक किताब से नहीं होगा। आपको अच्छी आदत अपनी लाइफ में लाना होगा, और अच्छी आदत लाने के लिए ही मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया है, जो पिछले साल से हम कर रहे हैं, जिसने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों की लाइफ कंप्लीटली चेंज करके रखी है। हमारा 21 डेज चैलेंज। 21 दिन में हमारे ब्रेन में न्यू पैटर्न्स बनना स्टार्ट होते हैं, न्यूरल पाथवेज बनते हैं, जिससे हैबिट बनती है। अच्छी आदतें हम लोग हर रोज सुबह उठ के एक स्पार्क रूटीन के थ्रू, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, इस पूरे वीडियो में मैंने जितनी भी अच्छी अच्छी बातें बताई है, न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करना, ये सब हम लोग हर महीने 1 तारीख से 21 तारीख तक करते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी इसका पार्ट बनो, और इसके लिए आपको अगेन लाखों रुपए के कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारा सिर्फ 99 रुपीज का जो समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन है वो लेते हो, जिसके अंदर ये सारी किताबें भी है, बाय द वे, द 4 एग्रीमेंट्स, कंपाउंडिंग इफेक्ट, द पावर ऑफ हैबिट्स, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, ये सारी किताबों का आपको वीडियो समरी भी मिल जाएगी डिटेल्ड, जो आप ऑडियो में गाड़ी चलाते हुए, ट्रैवल करते हुए, या फिर वीडियो फॉर्मेट में आराम से, जैसे ये वीडियो देख रहे हो, वैसे देख के किताब की पूरी बातें सीख सकते हो। और इन बातों को अप्लाई करने के लिए 21 डेज चैलेंज भी है। ये दोनों चीज आप लोगों को मिल जाएगी सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ के सब्सक्रिप्शन में। इतना सस्ता मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पता है हैबिट बनने टाइम लगता है। एक साथ आपसे 10,000 रुपए मांगू, इससे अच्छा मैं आप लोगों से सिर्फ 99 रुपए मांग रहा हूँ, और एक कमिटमेंट मांग रहा हूँ कि आप आओ मेरे साथ लाइव आके अच्छी आदतें अपनी लाइफ में इंस्टॉल करो। इससे ज्यादा बेटर गिफ्ट, इससे ज्यादा बेटर चीज अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, गारंटीड है। आइए मेरे साथ आप कुछ महीने बिताइए, हैबिट फॉर्म करिए, एंड सी योर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अभी जाइए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं लाइव में। अभी के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।